संवेदनशील त्वरित न्याय व्यवस्था पर प्रधानमंत्री का जोर। कानून मंत्रियों सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन को किया संबोधित। ईज ऑफ जस्टिस की दिशा, लोक अदालतों और ई कोर्ट जैसी न्याय व्यवस्था को सराहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत की छवि धूमिल करने का एक कुप्रयास। भारत ने रिपोर्ट की प्रक्रिया पर उठाए सवाल, बताया 4 में से 3 पैरामीटर बच्चों के स्वास्थ्य से हैं संबंधित और लिए गए सैंपल साइज पूरे देश का नहीं करते प्रतिनिधित्व। प्रधानमंत्री सोमवार को करेंगे किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने दी जानकारी। असमय बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर रही है राज्य सरकारें। किसानों को किया आश्वस्त, दिया मदद का भरोसा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने हिमाचल के लिए किया पार्टी का चुनावी अभियान शुरू। सिरमौर में की जनसभा, जनता से की अपील, दोबारा चुने भाजपा की सरकार। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा की रिहाई अटकी। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले को बताया संगीन। साई पर माओवादी संगठनों से संबंध रखने के हैं आरोप। और 7वीं बार महिला एशिया कप का खिताब भारतीय टीम के नाम। T20 फॉर्मेट में श्रीलंका ने दिया था 66 रन का लक्ष्य। भारत ने 8.3 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर की जीत दर्ज। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। देश की न्यायिक व्यवस्था आम जन के लिए सुगम हो, हर जन तक पहुंचे न्याय। आज कानून मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था का आह्वान करते हुए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और नई पहलों का जिक्र किया और कानून की भाषा को सहज सरल बनाए जाने पर जोर दिया। देश के कानून मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। सम्मेलन गुजरात के एकता नगर यानी केवड़िया में चल रहा है। प्रधानमंत्री ने न्याय में देरी की चुनौती को कैसे कम किया जाए उस दिशा में काम करने का आह्वान किया। उन्होंने लोक अदालतों और ई कोर्ट की नई पहल को और अपनाए जाने पर जोर दिया। जब न्याय व्यवस्था समाज के साथ साथ विस्तार लेती है, आधुनिकता को अंगीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें होती ही है, तो समाज में जो बदलाव आते हैं वो न्याय व्यवस्था में भी दिखते हैं। टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है, इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है। आज देश में ई कोर्ट्स मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्चुअल हियरिंग और वर्चुअल पेशी जैसी व्यवस्थाएं अब हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा बन रही है। इसके अलावा केस की ई फाइलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देश में 5G के आने से इन व्यवस्थाओं में और भी तेजी आएगी और बहुत बड़े बदलाव इसके कारण अंतर्निहित है, होने ही वाले हैं। इसलिए हर एक राज्य को इसे ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्थाओं को अपडेट और अपग्रेड करना ही पड़ेगा। हमारी लीगल एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार करना भी हमारी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश के अमृत काल में एक समर्थ राष्ट्र और समृद्ध समाज के लिए संवेदनशील न्याय व्यवस्था को अनिवार्य शर्त बताया। उन्होंने आंतरिक सुधारों की प्रक्रिया को भी आज की जरूरत करार दिया।
प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 8 साल के दौरान मौजूदा केंद्र सरकार ने किस तरह अप्रासंगिक हो चुके 1500 कानूनों और 32,000 से ज्यादा कंप्लायंस को हटाया है। देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए। सरकार का दबाव जिन भी बात से बनता है उसमें अनावश्यक कानूनों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते 8 वर्षों में भारत के नागरिकों से सरकार का दबाव हटाने पर हमारा विशेष जोर रहा है। आप भी जानते हैं कि देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ जस्टिस के लिए समीक्षा को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि कानून बनाते वक्त ये तय हो जाना चाहिए कि कानून अगले कितने वर्ष तक प्रभावी होगा और उसके बाद समीक्षा जरूरी हो जाती है। उन्होंने कानून की भाषा सरल रखने, न्याय की प्रक्रिया के प्रति आम आदमी की समझ बढ़ाए जाने वाले विकल्पों को अपनाए जाने का भी आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत ने ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 और उसको तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने कहा है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 भारत की छवि को धूमिल करने का एक कुत्सित प्रयास है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 में भारत को 121 देशों में 107वें स्थान पर रखा गया है। भारत का कहना है कि ये सूचकांक भूख का एक गलत माप है और कार्यप्रणाली से जुड़े गंभीर मुद्दों से ग्रस्त है। सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 संकेतकों में से 3 बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जो पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट जमीनी हकीकत से अलग है। रिपोर्ट में कोविड महामारी के दौरान आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। ये सूचकांक 3000 की संख्या वाले एक बहुत छोटे नमूने के आकार पर किए गए एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए एक छोटे से नमूने से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करना न केवल गलत है बल्कि अनैतिक भी है, बल्कि ये स्पष्ट पूर्वाग्रह का एक संकेत भी है। इस सब के बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट का प्रकाशन खेदजनक है। भारत सरकार दुनिया में सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रही है। देश में कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने मार्च 2020 में लगभग 20 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न, चावल, गेहूं के वितरण की घोषणा की थी। लाभार्थियों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKY के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया गया। ये नियमित मासिक NFSA खाद्यान्न के अतिरिक्त था। अब तक PMJKY योजना के तहत सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सब्सिडी में 3.91 लाख करोड़ रुपए कीमत का लगभग 1121 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया है। इस योजना को दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। और सोमवार 17 अक्टूबर का दिन रहेगा देश के किसानों के नाम, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे जाएंगे। साथ ही कृषि के लिए स्टार्टअप सम्मेलन का शुभारंभ होगा और एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम भी शुरू होगा और किसानों के लिए लॉन्च होगी ई पत्रिका।
बेमौसम असामान्य बारिश को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकारें बेमौसम अतिवृष्टि से हुए अत्यधिक नुकसान वाले क्षेत्र का आकलन कर रही हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच 17 अक्टूबर को किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि दिल्ली के पूसा में प्रधानमंत्री मोदी ये किश्त जारी करेंगे। देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 16,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। 17 और 18 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। सम्मेलन की खास बात यह है कि उसमें देश भर से कृषि स्टार्टअप भी शामिल हो रहे हैं। मोदी सरकार के प्रोत्साहन के चलते खेती बाड़ी में भी नए नए स्टार्टअप्स सामने आ रहे हैं। ऐसे तमाम स्टार्टअप्स इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। ये सम्मेलन देश भर के 13,500 किसानों और 1500 एग्री स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाएगा। 2014 में जब हम लोग आए थे तब लगभग 80 और 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज लगभग 2000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को 5 लाख से 25 लाख तक की समर्थन भी दिया जाता है और हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में ये स्टार्टअप्स की संख्या 10,000 हो। 2 दिन के किसान सम्मेलन में एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत भारत यूरिया बैग की भी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। कृषि समृद्धि केंद्र की शुरुआत भी देश के कई जगहों पर की जाएगी। गौरतलब है कि अब तक किसान सम्मान निधि के 11 किश्तों के जरिए किसानों के खाते में कुल 2 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की रकम दी जाती है, यानी सालाना 6,000 रुपए किसानों को मिलते हैं। किसान सम्मान निधि से किसानों को खेती बाड़ी के काम के लिए जरूरी रकम मिलने से काफी राहत मिल रही है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिरमौर में 12 नवंबर 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी हिमाचल प्रदेश के कैंपेन और चुनावी गीत हिमाचल की पुकार फिर भाजपा की सरकार का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिरमौर में आयोजित एक आम जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय पिछले 55 सालों से जनजातीय होने की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाटी समुदाय को जनजातीय समुदाय का दर्जा देने का काम किया। इस पहाड़ी के इस ओर एक भाई ट्राइबल नहीं है और उस ओर एक भाई ट्राइबल है। बेटी यहां से वहां जाती है तो ट्राइबल बनता है भांजा और मामा ट्राइबल नहीं होता है। ये किस प्रकार का अन्याय है? और 55 साल से यह अन्याय चल रहा था, कोई सरकारों ने नहीं सुना। हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देना है मित्रों, और मोदी जी की एक दृष्टि पड़ गई और आप सभी को जनजाति का दर्जा। और मध्य प्रदेश देश के इतिहास में ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर मेडिकल का पाठ्यक्रम मातृभाषा में उपलब्ध होगा। रविवार को राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में देश के गृह मंत्री अमित शाह MBBS की किताबों का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर MBBS प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी मेडिकल कॉलेज में बने मंदार वॉर रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है।
विश्व पटल पर हमारी प्रतिभाएं अपनी मातृभाषा से स्थापित हो सके, इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश में चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी की शिक्षा हिंदी माध्यम से देने की पहल की गई है। हमारी मातृभाषा में हम मेडिकल की शिक्षा भी दे सके, तो देश में सबसे पहले हमने किया। मूल विषय है कि जो असंभव था वो संभव हो गया। अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। दिन और रात हम मेहनत हुई है, कई लोगों ने अपने आप को झोंका है, खपाया है और एक तरह से यहाँ यज्ञ किया है। ऐसा मंथन हुआ जिसमें से अब हिंदी का अमृत निकल रहा है। इसलिए मैं इस टीम से मिलने और इनको बधाई देने आज यहाँ आया था। ये स्थान भी ऐतिहासिक हो गया है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग लगातार लाल परेड ग्राउंड पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा MBBS कोर्स की पढ़ाई की किताबों का विमोचन करने के साथ ही ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। 16 अक्टूबर रविवार को देश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश वो राज्य बनने वाला है जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेगा। हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से हम हिंदी की पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं। हमारी जो हिंदी की किताबें हैं उनका विमोचन होगा, मेडिकल की फर्स्ट ईयर की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश की सरकार ने ये एक बड़ा काम किया है और आजादी के अमृत महोत्सव पर मध्य प्रदेश सरकार का ये देश के हिंदी भाषी छात्रों को एक बड़ी सौगात है। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने का मोदी सरकार कदम उठा रही है और मध्य प्रदेश के द्वारा हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत इस दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट ने माओवादियों से संबंध रखने के आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर GN साई बाबा समेत 6 आरोपियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक रिहाई पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 8 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। केरल मानव बलि मामले में NHRC ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक केरल को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। इसमें इस मामले की जांच की स्थिति और मृतकों के परिवारों को दिए गए मुआवजे के बारे में बताने को कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने IREO प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने 1317.30 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। IREO रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी एक निजी इक्विटी फंड कंपनी है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अक्टूबर के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है। ये पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर, पश्चिम मध्य की ओर बढ़ेगा और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से सटे इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। देश की सबसे बड़ी दूध निर्माता कंपनी अमूल ने दूध की कीमत में इजाफा कर दिया है। रविवार से अमूल के दूध 2 रुपए लीटर महंगे हो जाएंगे। मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें रविवार से लागू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अतीक अहमद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 2 और संपत्तियों को प्रयागराज प्रशासन कुर्क करने जा रहा है। अतीक पर गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। संपत्तियों की कीमत करीब 34 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार TMC विधायक और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के कार्यालय की तलाशी ली। इससे पहले 11 अक्टूबर को ED ने माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था। पूरा मामला प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। म्यांमार से जानवरों की तस्करी का एक और मामला सामने आया है, जिसमें मिजोरम पुलिस ने मिजोरम के चम्फाई आबकारी और नारकोटिक्स विभाग के साथ एक संयुक्त अभियान में 30 कछुए, 22 अजगर, 55 मगरमच्छ सहित अन्य प्रकार के 140 विदेशी जानवर और पक्षी बचाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विशेष अभियान निट्टाथॉन के समापन के अवसर पर मौजूद रहे, जहां लगभग 3000 महिलाओं ने सामूहिक रूप से 3 महीने की अवधि में 42,000 से अधिक ऊनी टोपी की बुनाई की है।
बम निरोधक दस्ते ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बड़ियारा और कंबाथी गांव क्षेत्र के बीच बांदीपुरा सोपोर सड़क पर पाए गए आईईडी को निष्क्रिय किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकियों तक पहुंच गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी तक दे दी है। बढ़ते तनाव के बीच रूस और नाटो दोनों सालाना परमाणु अभ्यास की तैयारियों में लगे हैं। ऐसे में दुनिया भर में भय का माहौल है। रूस और नाटो के परमाणु अभ्यासों की तैयारियों के बारे में ये रिपोर्ट देखिए। रूस के जल्द ही अपने परमाणु बलों का बड़े पैमाने पर अभ्यास करने की उम्मीद है। हालांकि आमतौर पर रूस साल के इस समय के आसपास सालाना बड़ा परमाणु अभ्यास करता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूस की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की खुलेआम धमकी के साथ अमेरिका और नाटो समेत पश्चिमी जगत में चिंता देखी जा रही है। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने ब्रुसेल्स में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमेशा की तरह गठबंधन रूस के वार्षिक परमाणु अभ्यास पर कड़ी निगाह रखेगा। रूस हर साल इस अभ्यास का आयोजन करता है। इसका कोड नेम ग्रोम है। ये आमतौर पर अक्टूबर के अंत में आयोजित किया जाता है। रूस इन अभ्यासों में अपने परमाणु सक्षम बम वर्षकों, पनडुब्बियों और मिसाइलों का परीक्षण करता है। नाटो का वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीडफास्ट नून अगले सप्ताह शुरू होगा। ऐसे में रूस के भी उसी समय के आसपास परमाणु अभ्यास करने की उम्मीद है। नाटो के 30 सदस्यों में से 14 के अभ्यास में शामिल होने की उम्मीद है। इसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू जेट शामिल होंगे। नाटो हर साल इस अभ्यास को अंजाम देता है। अभ्यास का कोड नेम स्टीडफास्ट नून है। बेल्जियम, नॉर्थ सी और ब्रिटेन के ऊपर से करीब 60 विमान प्रशिक्षण उड़ान भरेंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि आगामी नवंबर में इंडोनेशिया में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। आपको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से यह भी पूछने की जरूरत है कि क्या वह बातचीत के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बातचीत के लिए अभी कोई मंच नहीं है। वहां की मेरी यात्रा पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। रूस वहां शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा। हमें अभी प्रारूप चुनना है। इस बीच अभी तक हमारा G20 सदस्यों से किसी के साथ किसी भी सीधी बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा परमाणु युद्धाभ्यास की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच कई देशों को डर है कि अगर रूस ने सच में परमाणु बम का प्रयोग किया तो तनाव बढ़ने के साथ ही स्थिति हाथ से निकल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बांग्लादेश के सिलहट में आयोजित हुए महिला क्रिकेट एशिया कप में भारत ने अपने वर्चस्व को कायम रखते हुए श्रीलंका को 8 विकेट से मात देकर एशियाई खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है ये एशिया कप। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर एशियाई खिताब अपने नाम कर लिया है। एशिया कप में टीम इंडिया के वर्चस्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तक खेले गए कुल 8 एशियाई कप संस्करणों में टीम इंडिया ने सभी फाइनल में जगह बनाई और रिकॉर्ड 7 बार ये खिताब अपने नाम किया। बांग्लादेश के सिलहट में शनिवार का दिन टीम इंडिया के लिए बेहद खास रहा। हालांकि टॉस श्रीलंकाई कप्तान ने जीता और पहली बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम इंडिया ने उनके इस फैसले को गलत साबित करते हुए श्रीलंकाई टीम को एक के बाद एक झटके दिए। श्रीलंका के दोनों सलामी बल्लेबाज भारतीय टीम के तालमेल का शिकार हुए और रनआउट होकर पवेलियन लौटे। उसके बाद भारतीय गेंदबाज रेणुका सिंह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से 3 विकेट लेकर श्रीलंका को बैकफुट पर ला दिया। महज 16 रन के स्कोर पर श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, जिसके बाद श्रीलंका को संभलने का मौका नहीं मिला और निर्धारित 20 ओवर में श्रीलंकाई टीम 9 विकेट पर सिर्फ 65 रन बना पाई। श्रीलंका की ओर से महज 2 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू पाए। भारत की ओर से रेणुका सिंह ने 3 विकेट लिए, जबकि राजेश्वरी गायकवाड़ और स्नेह राणा ने 2-2 विकेट हासिल किए। जवाब में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर इस आसान लक्ष्य को हासिल कर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 51 रन की नाबाद पारी खेली। 2004 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट को भारत ने रिकॉर्ड 7वीं बार अपने नाम किया है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और
और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशिया कप जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, हमारी महिला क्रिकेट टीम ने अपने दृढ़ विश्वास और दक्षता से भरे प्रदर्शन से हमें गौरवान्वित किया है। महिला एशिया कप जीतने पर टीम को बधाई। उन्होंने उत्कृष्ट कौशल और टीम भावना का प्रदर्शन किया है। सभी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी टीम इंडिया को एशिया कप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हरमनप्रीत और उनकी टीम को एशिया कप जीतने पर हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि ये टीम अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखेगी और नई ऊंचाइयों को छुएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।